हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी एंड संस्कृत कोऑर्डिनेटर। और आज हम लेकर के आए आपके पास वन शॉट वीडियो जो कि क्लास 10th कोर्स बी के लिए, जिसका नाम है समास परिचय। व्यावहारिक व्याकरण के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें से लगभग 4 नंबर के प्रश्न जो है वो निश्चित तौर पर बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाएंगे। और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में और लाइव क्लासेस के अंदर या जब किसी बुक में पढ़ते हैं तो एक नए अंदाज से पढ़ते हैं, लेकिन यहां हम लेकर के आए हैं वन शॉट रिवीजन क्लास फॉर क्लास 10th एंड सब। आपका टॉपिक है आज का समास परिचय। तो समास को बहुत सूक्ष्मता से, सूक्ष्मतम दृष्टि से हम आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो लेट्स सी, चलते हम 10वीं बी का व्यावहारिक व्याकरण का ये टॉपिक समास परिचय। सबसे पहले हम बात करते हैं समास परिचय के अंदर कि ये जो शब्द है समास, इस शब्द की उत्पत्ति, शब्द का विकास, शब्द का निर्माण कैसे हुआ, तो हम बता देते हैं एक बार कि इसके अंदर सम उपसर्ग है जो कि संस्कृत का ही उपसर्ग है। इसमें एक धातु है आस, जिसको हिंदी में क्रिया कहा जाता है, और यह भी संस्कृत भाषा से ली गई है। तो सम प्लस आस दोनों मिलकर के यहां पर समास शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ यहां पर लिया जा सकता है संक्षिप्तीकरण, संक्षेप में लिखना। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ है समास शब्द का शाब्दिक अर्थ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है सम उपसर्ग अस धातु, जो बाद में चल करके आस में परिवर्तित हो जाती है। ये जो अस लिखा हुआ है ये संस्कृत के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, धातु अस होती है, लेकिन बाद में जब इसका रूपांतरण होता है तो यही अस जो है वो आस में परिवर्तित हो जाती है, और यहां उस शब्द का बनेगा समास। समास का शाब्दिक अर्थ हुआ संक्षिप्तीकरण, संक्षेप में करना, संग्रह करना, सम्मिलन करना, जो भी आप समझना चाहो। इस प्रकार से समास के ये बहुत सारे अर्थ हैं। अगला है समास की परिभाषा, कि व्याकरण के अनुसार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया सार्थक शब्द बनता है उस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। जहां पर दो शब्द हो, दो पद हो, और उन दोनों पदों को जोड़ करके निश्चित तौर पर एक नए सामासिक पद का निर्माण किया जाए तो उसे हम समास कहेंगे। और बनने वाला जो शब्द या पद होगा उसको हम सामासिक पद, समस्त पद या शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह या समास विन्यास कहा जा सकता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है राजा का महल, तो यहां पर इस वर्ड का इस वर्ड के साथ आपस में संबंध है, तो इसका मतलब कहां आया, तो ये कारक का चिन्ह है। और हमें याद होना चाहिए क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं कि कारक का प्रयोग हमेशा तत्पुरुष समास में ही किया जाता है। तन, मन और धन, यहां पर तीनों शब्द के बीच में और शब्द का प्रयोग किया हुआ है, इसका मतलब ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। सेवा से निवृत्त, से शब्द का प्रयोग किया गया, से या के द्वारा, से अलग होना, तो इसका मतलब यहां पर भी अपादान तत्पुरुष समास का निवारण होगा। राज्य के पद के परिवहन का निगम, और यहां पर होगा हमारा तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से समास के पदों को देख करके, समास के बीच में लगने वाले चिन्हों को देख करके हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें समास कौन सा होगा। अभी हमने शाब्दिक अर्थ, उत्पत्ति और उसकी परिभाषा के बारे में जाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अतः समास से बनने वाला नवीन शब्द जो है अथवा पद को समस्त पद के नाम से जानेंगे, जिसको कंपाउंडेंड या सामासिक पद का नाम लिया जा सकता है। ठीक है,
जो कि सामासिक पद का नाम लिया जा सकता है। अतः दो या दो से अधिक पदों के बीच का कोई कारक, कोई योजक, कोई वियोजक या कोई अर्थ सूचक लुप्त करते समय सामासिक पद बनाया जा सकता है। जैसे दो तरह से पूछे जा सकते हैं, सामासिक पद देकर के ये बनाना है या ये देकर के सामासिक पद बनाना है। ठीक है, एक अथवा दो, दोनों के बीच में लुप्त पद आया है तो एक दो के बीच में योजक चिन्ह आया तो ये आपका सामासिक पद कहलाएगा। ठीक है, और यहां पर अथवा शब्द लगा तो इसका मतलब ये बीच में आया हुआ शब्द है, तो इसका मतलब ये यहां पर हमारा द्वंद्व समास का एग्जाम्पल। दही में डूबा हुआ बड़ा, यहां पर ये लुप्त पद हुआ, इस लुप्त पद को हमें हटाना है। मैं डूबा हुआ, इस लुप्त पद को हटा करके दोनों पदों को संक्षिप्त में लिखेंगे, शब्द बन जाएगा दही बड़ा। इसी प्रकार से पर चलने वाली गाड़ी, ये जो है लुप्त पद हो जाएगा, रेलगाड़ी शब्द बन जाएगा। यहां पर हमारा बना सामासिक पद रेलगाड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार से दो तरह से प्रश्न, या तो सामासिक पद देकर के समास विग्रह करना पूछ सकता है या समास विग्रह देकर के वो सामासिक पद बनाना पूछ सकता है। अब यहां पर दे दिया विग्रह करते समय पदों के बीच में लुप्त अंश रख दिया जाता है, तो यहां विग्रह करेंगे तो जो लुप्त अंश होगा उसको हम रखते चले जाएंगे। जैसा कि पहला दिया हुआ है देश निकाला, तो यहां पर देश निकाला में कोई लुप्त पद नहीं है, लेकिन विग्रह किया तो से शब्द का प्रयोग किया। से किस में आता है? से आता है अपादान कारक के अंदर, तो इसमें समास का नाम होगा अपादान तत्पुरुष समास। इसी प्रकार से रसोई घर, बीच में के लिए शब्द का प्रयोग, ये संप्रदान में आता है, तो इसके अंदर होगा संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष। इसके बाद हैदराबाद, हैदर के द्वारा आबाद, के द्वारा आता है हमारा किसमें? करण कारक के अंदर, तो करण कारक में आ गया हमारा, करण कारक के अंदर करण तत्पुरुष समास। इस प्रकार से समास को पहचाना जा सकता है। अगला टॉपिक इसमें अंदर है संधि और समास में अंतर क्या हो, कि संधि और समास में अंतर होगा कि समास में पदों का योग होता है, जबकि संधि के अंदर वर्णों का मेल होगा। यहां पर पदों का योग और यहां पर वर्णों का मेल। समास प्रथम तथा संधि उसके पश्चात होती है। सबसे पहले समास होता है, देन उसके बाद में संधि की जाती है। जब शब्द या पद समस्त पद बनते हैं तो उनमें विभक्ति चिन्ह या अन्य पद जुड़ जाते हैं, जबकि संधि के अंदर स्वरों या वर्णों का लोप होता है, रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहां पर बना कृष्णावतार, तो कृष्ण का अवतार, बीच में का प्रयोग किया, लेकिन अगर विच्छेद करेंगे तो विच्छेद में बनेगा कृष्ण प्लस अवतार, बीच में शब्दों की जगह धन का प्रयोग किया जाएगा, प्लस के निशान का प्रयोग किया जाता है। ये संधि और समास के अंदर मुख्य अंतर हमें दिखाई देता है। अगला पॉइंट इसमें अंतर के अंदर, समास में पूरे शब्द या वर्ण का, जबकि संधि में एक मात्रा या व्यंजन का लोप हो जाता है। समस्त पद बनाते समय यदि संधि के नियम के अनुसार संधि हो सकती हो तो वहां संधि कर दी जाती है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसकी कॉमन चीजों के बारे में हमने अध्ययन किया। अगला है 3.3 के अंदर हमारे सारे इंट्रोडक्शन को पढ़ लेने के बाद हिंदी में कुल 6 समास का प्रयोग किया गया है। काउंटिंग में 6 समास ही आते हैं, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम के अंदर एक समास और जोड़ा हुआ है जो कि समास का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी मान्यता है। उस समास का नाम है नए तत्पुरुष। ये भी हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि नए तत्पुरुष समास क्या होता है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, इस प्रकार से समास 6 प्रकार के, लेकिन नए को जोड़ देंगे तो हम 7 समासों का अध्ययन आज यहाँ के इस लेक्चर में करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं समास के प्रकारों के बाद पहला अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। नाम से स्पष्ट हो रहा है अव्ययी भाव, कि अव्यय का भाव जहां पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे, इट मीन्स वहां पर अव्ययी भाव समास होगा।
इस समास में पूर्व पद की प्रधानता होगी, इसे पूर्व पद प्रधान समास भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्व पद प्रधान समास कौन सा है, कि जहां पर पहले पद की प्रधानता हो, पहले पद की इंपॉर्टेंस हो। इसलिए क्योंकि पहला पद अव्यय या उपसर्ग से युक्त होगा, इसलिए इसे अव्ययभाव समास भी कहते हैं। तीसरा, समास विग्रह करते समय हमें विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अव्यय या उपसर्ग के स्थान पर उसका अर्थ लिखा जाता है। अगर आपके सामने कोई ऐसा सामासिक पद आ जाए जिसमें अव्यय दिया हुआ हो, जैसे प्रतिदिन, एक शब्द है यहाँ पर प्रतिदिन, यहाँ प्रति एक उपसर्ग है, एक अव्यय है, दिन यहाँ पर दूसरा पद हुआ, यहाँ पर इसको हटा देंगे, इसकी जगह इसका अर्थ लिख देंगे हर, और बाद वाला वैसे का वैसा, यही इसका विग्रह बनेगा। यही हमारा एक पॉइंट कहता है कि समास विग्रह जब करा जाए तो अव्यय या उपसर्ग को हटाएं, उसके स्थान पर उसका अर्थ लिखें, और वो पद जो है छोटा होगा उसके साथ ही वहां पर उसको मिला दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यथा विधि, यथा के अंदर पहला पद जो है अव्यय है, यथा के अंदर पहला पद अव्यय है, विधि दूसरा पद हुआ, यथा का जो है यहाँ पर अर्थ हुआ के अनुसार, यहाँ विग्रह बना विधि के अनुसार, यथा नियम, नियम के अनुसार, यथा भक्ति, भक्ति के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन या हर दिन, यथा नियम, नियम के अनुसार, बेखटके, यहाँ पर संस्कृत के ये उपसर्ग आ गए, लेकिन अब यहाँ पर हम बात करते हैं हिंदी के उपसर्गों की। बेखटके, बे यानी बिना, खटके मतलब बिना किसी डर के, बिना बेखटके, एकाएक, अचानक, अकस्मात, बीचों बीच, बीच ही बीच में, आमरण, मरने तक, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, जितना जल्दी हो सके, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार। यहाँ पर यथा शब्द का प्रयोग जैसा या के अनुसार होता है, तो यहाँ पर क्रम के अनुसार या क्रम जैसा। इसी प्रकार से प्रत्यक्ष, यहाँ पर अब संधि कर दी गई है दोनों पदों के अंदर, लेकिन वर्ड कौन सा है, प्रति और अक्ष है, तो दूसरा पद अक्ष हुआ, प्रति को हटाया, के सामने लिखा, तो आंखों के सामने या अक्ष के सामने, अक्ष क्या है, संस्कृत में दिया हुआ है, इसका हिंदी बनाएंगे, आंखों के सामने। गली गली, एक जैसे वर्ड, बीच में योजक चिन्ह, समान अर्थ का बोध कराने वाले, इसमें भी हमारा अव्ययभाव समास ही होगा। इसी प्रकार से घड़ी घड़ी, हर घड़ी, प्रत्येक में हर एक, प्रतिमा, प्रत्येक माह, अनुरूप, रूप के योग्य, अनु मतलब के योग्य बनेगा, रूप के योग्य, आ समुद्र, समुद्र तक। इसके बाद भरपूर, पूरा भरा हुआ या भरपूर यानी पूरे भरने तक, और बेकाम, बिना काम के। तो हमने देखा कि अव्ययभाव समास के अंदर 100% हमें वहां पर अव्यय उपसर्ग दिखाई देगा, और वो अव्यय उपसर्ग जो है हो सकता है कि निश्चित तौर पर संस्कृत का भी हो, उर्दू का हो, हिंदी का हो। इसके बाद अव्ययभाव समास की निम्नांकित स्थितियां बन सकती है। संज्ञा प्लस संज्ञा, संज्ञा शब्दों की पुनरुक्ति, कि जहां पर एक संज्ञा दी हुई हो, उसके बाद फिर से संज्ञा दी हुई हो, एक शब्द की पुनरावृत्ति की गई हो। घर घर, अभी मैंने बताया था, जहां पर दो समान शब्द एक ही अर्थ का बोध कराने वाले, वहां पर भी इस प्रकार से ही अव्ययभाव समास ही होगा। घर घर जाकर प्रचार कर रहा हूं, अर्थात प्रत्येक घर जाकर के प्रचार कर रहा हूं। इसी प्रकार से एक ही शब्द की पुनरावृत्ति बार बार आने पर भी अव्ययभाव समास ही होता है। यहाँ पर दिनों दिन शब्द आया, हाथों हाथ आया, बीचों बीच आया, रातों रात आया, तो यहाँ पर भी हमारा अव्ययभाव समास ही होगा। आ, अन, भर आदि इस प्रकार के शब्द आ जाए तो इनके से बनने वाला समास भी क्या होगा, हमारा अव्ययभाव समास ही होगा। अर्थात आखिरी में कहा कि जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो तथा पूरा सामासिक पद क्रिया विशेषण अव्यय हो, उसे अव्ययभाव समास ही हम कहेंगे।
तो अभी हमने जाना अव्ययभाव समास के बारे में कि अव्ययभाव समास में क्या क्या चीजें होती है, जो कि हम जानते हैं कि इसमें संस्कृत के अव्यय आ सकते हैं, हिंदी के उपसर्ग आ सकते हैं, उर्दू के उपसर्गों का प्रयोग हो सकता है। तो इस प्रकार से दो के दो उपसर्ग, पहले का अव्यय, इस प्रकार से अगर ये पहले पद में हो तो वहां पर वो अव्ययी भाव समास ही कहलाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगला समास है तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष, उसके समान। इसमें दूसरे पद की प्रधानता होगी, इसमें पहला पद गौण होगा। पहला पद लुप्त तो नहीं हो सकता। गौण मतलब जहां पर पहले पद की इंपॉर्टेंस दूसरे की तुलना में कम हो। गौण मतलब कम इंपॉर्टेंस वाला हो। तो यहां दूसरे पद की प्रधानता होगी। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष कहा जाता है, और दूसरे पद प्रधान होने के कारण वो उत्तर पद प्रधान समास कहलाएगा। इसलिए प्रश्न पूछ सकता है कि उत्तर पद प्रधान समास कौन सा है? उत्तर पद प्रधान समास ये कहलाएगा हमारा तत्पुरुष। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। ये याद रखिएगा कि उत्तर पद प्रधान समास तत्पुरुष, पूर्व पद प्रधान समास हमारा अव्ययभाव समास। इसके पूर्व पद में प्रायः विभक्ति का लोप पाया जाता है। जब सामासिक पद बनेगा तो उसमें से विभक्तियां हटा दी जाएगी, लेकिन जब विग्रह किया जाएगा तो दोनों पदों के साथ बीच में विभक्तियों का प्रयोग होगा। लेकिन ये जो विभक्तियां लगेगी ये दूसरे पद के हिसाब से लगेगी। किसके हिसाब से? दूसरे पद के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल शब्द दिया हुआ है गंगा, शब्द दिया हुआ है गंगा जल, तो यहां जो हमने लगाया गंगा का जल, जल शब्द पुल्लिंग में है इसलिए हमने वहां पर का प्रयोग किया। लेकिन दूसरे पल बोलू में जल धारा, तो यहां पर जल का धारा नहीं आएगा। क्या आएगा? जल की धारा। धारा शब्द स्त्रीलिंग में है। तो कहने का मतलब दूसरे पद को देखकर हमें इसमें विभक्ति के चिन्हों का प्रयोग करना है, जो कि साफ तौर पर दिखा रखा है कि इसमें पूर्व पद गौण होगा, दूसरे पद की इंपॉर्टेंस होगी, इसलिए उत्तर पद प्रधान समास कहलाएगा। कि यहां पर कर्ता व संबोधन कारकों को छोड़कर सामासिक पदों में कारक चिन्हों का लोप कर दिया जाता है। प्रायः संज्ञा विशेषण होता है, अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद की प्रधानता होगी। जैसे यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए बनाई गई शाला, राजमंत्री, राजा का मंत्री, आंखों देखी, आंखों से देखा हुआ या आंखों से देखी हुई। इन सब के बीच में से, के, को, का ये इन शब्द का प्रयोग किया गया। इसका मतलब ये क्या कहलाएंगे हमारे? ये हमारे कारक के चिन्ह कहलाएंगे। तो तत्पुरुष समास के अंदर कारक चिन्हों का बोलबाला, और ये कारक चिन्ह जो है वो उत्तर पद के हिसाब से परिवर्तित होंगे, उत्तर पद के हिसाब से ही परिवर्तित होते रहेंगे। ठीक है। जैसे और दिया हुआ है गृह स्वामी, घर का स्वामी, तो यहां पर दोनों के बीच में संबंध मालूम हुआ, का प्रयोग किया गया, तो इसका मतलब यहां पर भी ये कारक चिन्ह का प्रयोग है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, यहां पर के लिए शब्द का प्रयोग किया गया। जब जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे। गुण से युक्त, से को हटाएंगे, गुण युक्त बन जाएगा। तो ये तो हो गया आपका सामासिक पद। ये क्या हो गया? सामासिक पद। और ये हो गया हमारा से लग करके समास विग्रह। ठीक है। अब कारक के अकॉर्डिंग जब हमने कर्ता और संबंधन को हटा दिया तो 6 प्रकार के कारक, कर्म से लेकर के अधिकरण तक, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, और जो कारक में लगता है वही चिन्ह इसके अंदर भी प्रयुक्त
होगा। जहां कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो वहां कर्म तत्पुरुष होगा। सामासिक पद बनाएंगे तो लोप हो जाएगा और समास विग्रह करेंगे तो को का प्रयोग कर दिया जाएगा। विद्या प्राप्त, विद्या को प्राप्त। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ या स्वर्ग को गत दोनों आ सकता है। मरणासन, मरण को पहुंचा हुआ। गुरु नमन, गुरु को नमन। गृहागत, घर को आगत, घर को आया हुआ। यश प्राप्त, तो अभी अभी हमने देखा इसका एग्जाम्पल, यश को प्राप्त। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। विदेश गमन, विदेश को गमन। हस्तगत, हाथ को प्राप्त। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। शरणागत, शरण को आया हुआ। तो हमने देखा प्रत्येक शब्द के बीच में को का प्रयोग किया गया है और को शब्द को कारक चिन्ह का प्रयोग जहां पर दो के बीच में किया जाए निश्चित तौर पर वह कर्म तत्पुरुष कारक का भेद कहलाएगा, कर्म तत्पुरुष कारक का उदाहरण कहलाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग करण तत्पुरुष। अगला है करण तत्पुरुष। इस समास में करण कारक का ही से या के द्वारा, दो हैं ये, से का भी प्रयोग कर सकते हो और के द्वारा का प्रयोग भी कर सकते हो। अर्थात जहां पर साधन की बात की जाए, जहां पर किसी चीज का साधने की बात की जाए वहां पर हमारा करण कारक होगा और इसीलिए करण तत्पुरुष के अंदर कहलाएगा। कौन सा? करण तत्पुरुष। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। भावपूर्ण, भाव से पूर्ण। ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा दत्त। से आए या के द्वारा आए, बात एक ही है। से आएगा एक्टिव वॉइस के अंदर, के द्वारा आता है पैसिव वॉइस बनाते समय, ये बात ध्यान रखनी है। तो दोनों एक का ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। तुलसी कृत, तुलसी से कृत, तब भी वही आएगा। तुलसी के द्वारा कृत लिखा गया अर्थात वहां पर भी करण तत्पुरुष का ही प्रयोग किया जाएगा। मदमस्त, मद से मस्त। मन माना, मन से माना। स्वरचित, अपने द्वारा रचित। शोकाकुल, शोक से परेशान। मन गणंत, मन से गड़ा हुआ। जन्मांध, जन्म से अंधा। तो इस प्रकार से ये हमारा करण तत्पुरुष समास हुआ। संप्रदान तत्पुरुष के अंदर इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? के लिए का प्रयोग। जैसा कि हमने देखा आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, यहां पर के लिए का प्रयोग विग्रह करते समय, और यहां पर समस्त पद बनाएंगे तो दोनों को पास पास लाके रख देंगे। वो समस्त पद ये हमारा सामासिक पद बन जाना चाहिए, वो हमारा सामासिक पद बन जाएगा। सत्याग्रह, संधि कर दी गई है। सत्य के लिए आग्रह। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। हथघड़ी, हाथ के लिए घड़ी। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। रसोई घर, रसोई के लिए घर। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गौशाला, गौ मतलब गायों के लिए शाला या गौ के लिए शाला। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए आलय। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। रचनालय, रचना के लिए आलय। वाचनालय, वाचन के लिए आलय। मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। तो जहां पर भी के लिए शब्द का प्रयोग किया गया हो, के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो, तो यहां पर हम अगर कंफ्यूज भी होते हैं तो सारी विभक्तियों के चिन्ह लगाकर भी देखें तब भी हम उस तत्पुरुष समास को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आया अपादान। अपादान के अंदर भी से और करण के अंदर भी से, लेकिन यहां जो से आएगा ये अलग होने का भाव प्रकट करेगा। किसका भाव? अलग होने का भाव ये प्रकट करता हुआ हमें दिखाई देगा। अपादान तत्पुरुष कि अपादान कारक के अंदर से चिन्ह हट जाता है। इस समास में सामासिक पद को देखकर एक पद दूसरे पद से अलग होते हुए दिखाई देता है। जैसे पाप मुक्त,
पाप से मुक्त, लेकिन वहां पर से आया था साधन के लिए, किसी चीज को साथ लेने के लिए। देश निकाला, देश से निकाला, ये दोनों वर्ड जो हैं ये एक दूसरे से अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, भयभीत, भय से डरा हुआ, पदच्युत, पद से च्युत यानी हटाना, मदांध, मद से अंधा, गुणहीना, गुण से हीन, अलग, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ठीक है, धनहीन, धन से हीन, धर्म विमुख, धर्म से विमुख। तो यहां पर जिसका प्रयोग किया गया अलग होने का भाव जिसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया हो, इसका मतलब वहां पर अपादान तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। संबंध तत्पुरुष, संबंध मतलब जहां पर एक पद दूसरे पद के साथ संबंध दिखाता हुआ दिखाई दे, एक का संबंध दूसरे के साथ हमें मालूम पड़े, यहां पर का के की का प्रयोग होता है। लखपति, लख यानी लाखों का, पति यानी स्वामी, लाखों का स्वामी, या छोटी ती की मात्रा होगी। देवदास, देव का दास, यदुवंश, यदुओं का वंश, राजनीतिज्ञ, राजनीति का ज्ञाता, घुड़दौड़, घुड़ों की दौड़, प्रसंगानुकूल, प्रसंग के अनुकूल, जल प्रवाह, जल का प्रवाह, दिनचर्या, दिन की चर्या। देखिए या का प्रयोग, या की का प्रयोग, या का प्रयोग, या का प्रयोग, या का प्रयोग, ये आखिरी वाले शब्द को देख करके हमें यहां पर ये का की का ये शब्द लगाना पड़ रहा है, ठीक है। अगला है अधिकरण तत्पुरुष, इसमें में और पर ये लग अट जाता है, तो हमें कारक विशेष तौर पर ध्यान रखने हैं। कारक यदि याद है तो निश्चित तौर पर हम समास अच्छे से पढ़ सकते हैं। विशेषकर तत्पुरुष, गृहस्थ, घर में रहने वाला, साहित्य रत्न, साहित्य में रत्न, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। में और पर का प्रयोग जहां पर भी हो इसका मतलब वो अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। हर फन मौला, हर फन में मौला, मौला मतलब माहिर, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, घोड़े पर सवार, पर शब्द का प्रयोग हुआ तो यहां पर यह भी क्या कहलाएगा? अधिकरण। जग बीती, जग में बीती, कला निपुण, कला में निपुण, शास्त्र प्रवीण, शास्त्रों में प्रवीण, आप बीती, आप पर बीती हुई, वनवास, वन में वास। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अधिकरण तत्पुरुष के अंदर में का प्रयोग किया जाता है। एक आखिरी मैंने कहा था कि मैं आपको नए तत्पुरुष भी बताऊंगा इसके अंदर। नए तत्पुरुष मतलब हुआ जहां पर नकारात्मक अर्थ का प्रयोग किया गया हो। यह हालांकि तत्पुरुष में नहीं आता है, अलग से लिखना पड़ेगा। नकारात्मक या निषेधात्मक अर्थ अगर प्रयुक्त हो इसका मतलब वहां पर नए तत्पुरुष होगा। यहां पर जो पहले पद के अंदर न, ना, आ, अन इस प्रकार के उपसर्गों से युक्त होगा, इस समास में निषेध का भाव होगा, नहीं का अर्थ निहित होगा, यह हमें साफ तौर पर यहां पर दिखाई देगा। जैसे दिया हुआ है अनाथ, न नाथ, यहां पर अनाथ में आ आया, अयोग्य में आ आया, असत्य में आ आया, अनिष्ट में अन आया, अनंत में अन आया, अनित्य में अन आया, अनाचार में अन, अनजाना में अन। तो जहां पर भी अ और अन उपसर्ग का प्रयोग किया गया हो और विग्रह में न लिखा गया हो, इसका मतलब 100% वहां पर हमें आंख मीच करके नए तत्पुरुष समास कर करके आना है। तो आज के लेक्चर में हमने समास की उत्पत्ति, समास का निर्माण, इसके बारे में समास की परिभाषा, समास के प्रकार और 2 प्रकारों के बारे में विशद अध्ययन कर लिया है। समास परिचय में हम अपना तीसरा समास देखेंगे, बहुव्रीहि समास। जब अब तक हम लोगों ने 2 समास का अध्ययन कर लिया, जिसमें हम लोगों ने अव्ययभाव समास के बारे में जाना, हमने तत्पुरुष समास के बारे में जाना और तत्पुरुष के अंदर ही हम लोगों ने नए तत्पुरुष के बारे में भी जाना। इसके बाद 3rd नंबर पे आता है हमारा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जो है, इस समास में न तो पहले पद की न दूसरे पद की, इन दोनों पदों की कंपेयर में किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। कोई तीसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है और तीसरा पद प्रधान होने के कारण
इस समास को अन्य पद प्रधान समास के नाम से भी जाना जा सकता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि पूर्व पद प्रधान समास कौन सा है, तो हमें लिखना है अव्ययभाव समास। प्रश्न यदि पूछा जाए कि उत्तर पद प्रधान समास कौन सा है, तो हम कहेंगे तत्पुरुष समास। और यदि प्रश्न पूछता है अन्य पद प्रधान समासो किम भवति, तो हमें वहां आंसर देना है कि अन्य पद प्रधान मतलब जिसमें दोनों पदों की तुलना में किसी तीसरे अंश की, तीसरे पद की प्रधानता हो, तो निश्चित तौर पर वो हमारा अन्य पद प्रधान समास बहुव्रीहि समास ही होगा। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है अन्य पद प्रधान होता है अर्थात समस्त पद के दोनों पदों के शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक तीसरा ही अर्थ, अन्य अर्थ निकलता है समास विग्रह करते समय। अंत में उस तीसरे पद को लिखा जाना अनिवार्य है। जो तीसरा पद निकलेगा उसको लिखा जाना वहां पर बिल्कुल अनिवार्य होगा। कैसे, देखिए जैसा कि यहां पर आपको दिखा रखा है एग्जाम्पल के अंदर दशानन। अब ये जो दशानन शब्द है, ये दो पद इसके अंदर है, दश और आनन। दस और आनन, ये पूर्व पद हुआ, ये आपका उत्तर पद हुआ, और दोनों पदों को यहां पर हम जोड़ते हैं तो दशानन शब्द बनेगा। और दशानन के अंदर यहां हमें सीधे तौर पर तीसरे पद की या अन्य पद की प्रधानता नजर आ रही है कि संसार में दशानन एक ही को बोला जाता है, अर्थात 10 है आनंद, जिसके अर्थात रावण। और जो तीसरा पद होगा वो तीसरे पद का नाम हमें ब्रैकेट में लिखना अत्यंत जरूरी है, जैसा कि हमारे डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है। एक और चीज में आप ऐड कर सकते हो कि तीसरा पद निश्चित तौर पर किसी संज्ञा से संबंधित होगा, वो संज्ञावाचक होना चाहिए, वो संज्ञा ही होगा। अब हो सकता है कि वो व्यक्तिवाचक हो, जातिवाचक हो, वो अलग मैटर करता है, लेकिन इसमें 95% जो एग्जाम्पल्स होंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित होंगे, तो हमें उनका नाम वहां पर लिखने की आवश्यकता है। दूसरा दिखा हुआ है, जैसे चतुरानन शब्द लिखा हुआ है, तो चतुरानन शब्द का अगर यहां पर समास विग्रह किया जाए तो चतुर और आनंद दो शब्द इसमें दिए हुए हैं। कौन कौन से? चतुर और आनंद, इन दोनों को जोड़ करके चतुरानन बना कि चार है मुख अर्थात आनंद, जिसके अर्थात ब्रह्मा। यहां के अंदर म दिया हुआ बेटा, ठीक है, तो यहां पर हमें तीसरे अर्थ का वहां पर नाम लिखना पड़ेगा। मक्खी चूस, मक्खी को भी चूसता है, जो अर्थात कंजूस के लिए शब्द का प्रयोग किया गया। तो यहां पर दो शब्द थे, मक्खी और चूस, इन दोनों को मिलकर के एक शब्द कंजूस के लिए विशेषण युक्त बना। जैसा दशानन था, गज आनंद बना। गज जैसे आनंद वाला अर्थात गणेश, भगवान गणेश के लिए यहां पर युक्त हुआ है, तो यहां बनेगा गज और आनंद, दोनों को जोड़ करके गजानन बना। चतुर्मुख, चार मुख है जिसके अर्थात ब्रह्मा, चार है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा, तो यहां पर भी तीसरे अर्थ की अनुभूति हुई। वीणा पाणी, की वीणा है जिसके हाथ में अर्थात सरस्वती, मां सरस्वती के लिए प्रयुक्त हुआ है। गिरिधर, गिरी को धारण किया है जिसने अर्थात भगवान श्री कृष्ण। चतुर्भुज, चतुर यानी चार, भुज मतलब भुजाएं, कि चार है भुजाएं जिसकी अर्थात कार्तिकेय, कार्तिकेय और भगवान विष्णु दोनों के लिए यहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। कार्तिकेय के लिए पंचानन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो। पंकज, पंख यानी कीचड़, यहाँ दो शब्द दिए हुए हैं, पंख और ज यानी उत्पन्न होने वाला, तो पंख से उत्पन्न होने वाला, पंख से जन्म लेने वाला अर्थात कमल के लिए आया। इसके बाद आखिरी है निशाचर शब्द, कि निशा मतलब रात में, चर मतलब चलने वाला, कि रात्रि में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस, तो एक दानव के लिए वहां पर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया। तो अभी हमने जाना बहुव्रीहि समास के बारे में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की विशेषता देखते हैं कि जिस समास में दोनों पद समांतर प्रधान होते हैं, यहां पर दोनों पद की इंपॉर्टेंस बिल्कुल बराबर बराबर होगी, तो इसका मतलब इस समास को हम उभय पद प्रधान समास भी कह सकते हैं। कौन सा समास?
उभय पद प्रधान समास। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय इसके अंदर लगेंगे, और एवं या अथवा से, लेकिन इनका लोप रहता है। जब सामासिक पद बनाएंगे तो लोप हो जाएगा, विग्रह करेंगे तो वहां पर इन शब्दों को हम लिख देंगे। वहीं दूसरी ओर सामासिक पद बनाएंगे तो इनके स्थान पर डेश लगा देंगे जहां पर ये दिखाई दे रहा है, और यहां बीच में हमें डेश लग रहा है। डेश नहीं लग रहा तो यहां पर दो के बीच में संधि करके भी बनाया जा सकता है। दो शब्दों के बीच संधि करके भी बनाया जा सकता है। जैसे देवासुर, देवासुर, तो यहां पर देव और देव और असुर, तो देव असुर के अंदर द्वंद्व समास होगा। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम्पल इसके अंदर दिए हुए हैं। अगला समास है द्वंद्व समास के अंदर एक और दिया हुआ है, कमरा बमरा, रोटी वोटी, भीड़ भाड़, इस प्रकार के भी शब्द आते हैं, तब भी उसको हम इधर उधर, आजकल, तो वो भी हमारे द्वंद्व समास के एग्जाम्पल कहलाएंगे, क्योंकि दोनों का विपरीत अर्थ, अलग अलग अर्थ की अनुभूति हो रही है। 5th नंबर पे आता है द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, क्योंकि संख्यावाची शब्द का प्रयोग द्विगु समास में ही किया जाता है। समस्त पद जो है समाहार या समुदाय का बोध कराता है, परंतु वह द्विगु समास होता है। समास विग्रह करते समय अंत में समूह या समाहार शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। विग्रह करेंगे तो लास्ट में आप समूह या समाहार शब्द का प्रयोग करो, और जब हम सामासिक पद बनाएंगे तो इनको हटा देंगे और इन दोनों को, ये जो बहुवचन में लिखा हुआ है, इसको एक वचन में ला करके यहां पर हम उसका समस्त पद बना देंगे। जैसा यहां दिया हुआ है 3 फलों का समाहार, तो 3 को बोलते हैं संस्कृत में त्रि, और फला नाम का बन जाएगा यहां पर त्रिफल या त्रिफला। इसी प्रकार से तीनों भुवनों को जोड़ेंगे तो यह बन जाएगा त्रिभुवन। इसी प्रकार से 4 रंगों बन जाएगा 4 चौराहा, पंचवटों का बन जाएगा पंचवटी, 8 अध्यायों का बन जाएगा अष्टाध्यायी। ठीक है, तो द्विगु समास सबसे सरल एक समास हुआ, जहां पर केवल हमें पहला शब्द देखना है और पहले शब्द के हिसाब से हम उसके अंदर पहचान सकते हैं। शताब्दी, 2 शब्द दिए हुए, शत प्लस अब्द, अब्द यानी वर्ष, दोनों को जोड़ा तो यहां पर शत प्लस अब्द यानी 7 अब्दों का समूह या समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। नवग्रह, नवग्रहों का समूह। और सबसे अंत में है कर्मधारय समास। यहां पर 2 प्रकार की चीजें हमें दिखाई देती है, एक तो विशेषण विशेष्य और दूसरा उपमेय और उपमान। ये 2 ही चीजें जो है वो कर्मधारय समास को डिफाइन करती है, कि या तो किसी एग्जाम्पल के अंदर हमें विशेषण दिखाई दे, दूसरा पद विशेष्य हो। ठीक है, पहली विशेषता तो ये हुई। दूसरी विशेषता इसमें दिखेगी, एक पद उपमेय हो या दूसरा पद हमारा क्या होना चाहिए, उपमान होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं विशेषण विशेष्य वाले एग्जाम्पल की बात, कि अगर इस प्रकार के एग्जाम्पल का हम विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय बीच में हेजो शब्द का प्रयोग करना है, नॉन स्टॉप। जहां पर आपको मालूम पड़े एक वर्ड एडजेक्टिव दूसरा एडवर्ब है, तो बीच में आंख मीच करके हेजो शब्द का प्रयोग कर लो, वही उसका विग्रह बन जाएगा। उपमेय उपमान आता है तो वहां पर विग्रह करते समय बीच में के समान या रूपी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। विशेषण विशेष्य में विग्रह करेंगे, विशेषण पहले आएगा, विशेष्य बाद में आएगा। उपमेय उपमान का करेंगे, उसमें उपमान पहले आएगा और उपमेय हमेशा बाद में होगा। उपमान मतलब क्या हुआ, जहां पर जिसके समान बताया जाए, जिसकी तुलना जिससे हम कर रहे हैं वो हमारा उपमान कहलाएगा, और जिस शब्द की कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, उपमेय। तो उपमान पहले और उपमेय हमेशा बाद में ही होगा। यही हमारा कर्मधारय समास है। ठीक है, देखते हैं आगे कर्मधारय समास के अंदर चंद्रमुख शब्द दिया हुआ है, चंद्रमा के समान मुख। कौन सा, चंद्रमा के समान मुख।
तो यहां बनेगा चंद्रमुख के अंदर पहला पद हुआ चंद्र, दूसरा पद हुआ मुख, तो चंद्रमा के समान मुख, ठीक है। इसी प्रकार से नील कमल, नील कमल में मालूम पड़ रहा है कि कमल की विशेषता नीला होना है, तो इसका मतलब पहला पद हमारा क्या हुआ, नीला होना, ये विशेषण हुआ। और कमल शब्द क्या हुआ हमारा, ये हमारा क्या हुआ, विशेष्य हुआ। तो इसका मतलब हे जो शब्द का प्रयोग हुआ है यहां पर विशेषण विशेष्य का भाव स्पष्ट। पहले के अंदर चंद्रमा के समान मुख, यहां पर उपमेय और उपमान, इसका यहां पर भेद किया गया है। इसी प्रकार से कुपुत्र, पुत्र की विशेषता है कु यानी बुरा होना, तो बुरा है जो पुत्र, इसमें विशेषण विशेष्य। पुरुष की विशेषता है महान होना, तो महान है जो पुरुष बन गया। विद्युत वेग, यहां पर विद्युत के समान वेग, बीच में के समान का प्रयोग, इसका मतलब यहां पर ये उपमेय और उपमान का भेद किया गया है। इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। अगर हमें डेफिनेशन अच्छे से आती है तो डेफिनेशन को देख करके हम इस प्रकार से बहुत अच्छे से इनमें अंतर कर सकते हैं। आगे कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर हो सकता है। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान विशेष्य होता है, लेकिन साथ में विशेषण भी होता है। और बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर के तीसरे की विशेषता बताते हैं। तो यहां पर जैसा कि महात्मा शब्द है, इसमें कर्मधारय समास होगा तो है जो लगेगा। महान आत्मा है जिसकी यथार्थ, वहां पर नाम लिखना पड़ेगा, तो बहुव्रीहि बन जाएगा। पीतांबर, पीत है जो, पीत है जो अंबर, तो यहां पर कर्मधारय समास हुआ, है जो शब्द लगाया, लेकिन बोला कि पीला है अंबर जिसका अर्थात भगवान कृष्ण, व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए आया, तो वहां पर भी वो बहुव्रीहि समास में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मूल्यांकन प्रश्न जो है सब्जेक्टिव पूछ सकता है। समास के भेद कितने हैं, नाम लिखिए। द्विगु समास, बहुव्रीहि समास में अंतर, ये परिभाषा के अकॉर्डिंग इसका हम आंसर दे सकते हैं। अव्ययभाव समास, पहले पद की विशेषता, पहले पद का प्रधान, पहले पद में अव्यय, तो हम इस प्रकार से उसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आज हमने देखा कि अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, इन सब चीजों के बारे में हमने अध्ययन किया। तो समास के एग्जाम्पल, समास जो टॉपिक है ये 4 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आने वाला है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर हम इस 4 अंकों को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। जरूरी है हमें उसकी डेफिनेशन को अच्छे से लर्न करना, प्रत्येक समास की परिभाषा देख करके इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।